हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में इरोडोप का प्रॉब्लम 1.65 लर्न करने जा रहे हैं। साथ में इस क्वेश्चंस के साथ हम उन सिचुएशंस को भी देखेंगे यदि फोर्स अपर वाले ब्लॉक में लगाने के बजाय हम नीचे वाले ब्लॉक में लगा दें, और सेम चीज़ को हम यदि ओवर द इंक्लाइन प्लेन रखें और सिचुएशंस को यदि हम एनालाइज करें तो फिर क्या होंगे। इन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसको बता दें। ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M 6 kg with a bar and a block of mass 4 kg placed on it lies on a smooth horizontal surface। जो ये सरफेस हैं हॉरिजॉन्टल टेबल और प्लैंक के बीच का सरफेस रफ नहीं है, स्मूथ हैं। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रोइंग विथ टाइम T एज F बराबर 2T applied on block horizontally लगा रहे। find how the acceleration of both varying with time represent them graphically also। given क्या है, mu s 0.6 mu k 0.5 in between these block and plank। mu s का वैल्यू 0.6 है और mu k का वैल्यू 0.5 है। सो इस क्वेश्चन में हम फोर्स ब्लॉक में लगा रहे हैं, यानी अपर जो ब्लॉक हैं उसमें लगा रहे हैं। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, दिस फोर्स इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अ स्मॉल m जिस पर फोर्स लगाए गए हैं ये हमेशा हमारे साथ मूव करेगा क्योंकि हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। पर कैपिटल M यानी प्लैंक का जो मोशन होगा वो हमारे अप्लाइड फोर्स के हेल्प से नहीं होगा। कैपिटल M का मोशन फ्रिक्शन के हेल्प से होगा। कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्मॉल m राइट साइड बढ़ रहे, यानी अपने साथ जो फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में पुल करेगा। वैसे भी हम जब भी दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसको निकालने के तरीके में ध्यान रखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो जिधर हमारा फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी स्मॉल m में फोर्स इधर लगा रहे हैं, कैपिटल M रेस्ट में था। भले कैपिटल M और ग्राउंड के बीच सरफेस स्मूथ हैं, पर इनर्शिया ऑफ मोशन से यदि रेस्ट हैं तो रेस्ट में रहना चाहेगा। कैपिटल M के ओवर स्मॉल m यदि राइट साइड मूव करना शुरू करेगा बिकॉज हमने फोर्स लगाया है, तो कैपिटल M के द्वारा स्मॉल m में फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा। और एक्शन के करस्पॉन्डिंग रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे तो ये हमारा राइट साइड होगा। कैपिटल M यानी प्लैंक को मूव कराने के लिए नेग्लिजिबल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि प्लैंक और ग्राउंड के बीच में सरफेस स्मूथ हैं। इसका मतलब विथ स्टार्ट इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन जो स्टैटिक हैं वो लिमिटिंग इन नेचर होता है। सिस्टम को हमेशा वो ग्लूड करके यानी पकड़ कर रखना चाहता है। इसका मतलब विथ स्टार्ट ये दोनों क्या होगा, साथ साथ मूव करेगा। तो जब तक ये साथ मूव करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, इसकी कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू यदि a लिखेंगे तो अप्लाइड फोर्स F डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम स्मॉल m प्लस कैपिटल F के बराबर होगा। हम चाहें तो इसके फोर्स बॉडी डायग्राम की हेल्प से इसके इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अप्लाइड फोर्स F माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इजकल टू m इंटू ए, प्लैंक में Fs इजकल टू कैपिटल M इंटू ए, और इसी को ऐड करने के बाद हमारा ये कॉमन एक्सेलरेशन आ रहे हैं। कैपिटल M में ये एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के हेल्प से होगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे कॉमन मूव करने के लिए, कॉमन एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटिंग फ्रिक्शन इन नेचर होते हैं, तो कितने देर तक दोनों साथ साथ मूव करेगा ये डिसाइड करेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी देयर कॉमन एक्सेलरेशन अप टू जब तक वो दोनों साथ मूव करेंगे ये वैल्यू हम स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू पुट करके निकालेंगे। यानी यहाँ पर कैपिटल M का जो एक्सेलरेशन ये होगा वो कब तक साथ मूव करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर Fs का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें और Fs का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू में हम ये मास लेंगे
फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होते हैं म्यू एस टाइम्स एन, और एन का मतलब इस स्मॉल एम में जो नॉर्मल फोर्स आ रहे हैं इसका वैल्यू स्मॉल एम जी के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू एस टाइम्स स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई कैपिटल एम। ये एक्सेलरेशन जो हैं दोनों का है, यदि हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें तो हमारा कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इक्वल टू म्यू एस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। इसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगा सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग वो दोनों साथ साथ मूव करेगा। इसकी वैल्यू आएगी म्यू एस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और नेक्स्ट ये हमारा क्या आएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ये हमारा जो अप्लाइड फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, ये मैक्सिमम यहाँ तक हम इन दोनों को साथ साथ मूव कराएंगे। अब यदि हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो देखिए हमारा कितना वैल्यू आते हैं। यहाँ पर जो हमने म्यू एस का वैल्यू दिया है वो हमारा 0.6 है। तो 0.6 का वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो 0.6 टोटल स्मॉल एम का वैल्यू 4, कैपिटल एम का वैल्यू 6, टोटल मास 10 kg इंटू 10। इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू कितना आते हैं, ये कैंसिल आउट होने के बाद एफ एक्सटर्नल जो मैक्सिमम हम लगा सकते हैं दोनों जब साथ साथ मूव करेगा डेट विल बी 14 न्यूटन। तो ये जो फार्मूला हमने निकाला है ये रिमेंबर रखेंगे। यदि हम अपर ब्लॉक में फोर्स लगाते हैं तो ये अपर नीचे लोअर एम प्लस एम इंटू जी। चूँकि हम इस क्वेश्चंस के बाद सिचुएशंस ये भी देखेंगे जो कि इरोडो में नहीं है लेकिन वो जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन पूछे गए कि लोअर ब्लॉक में यदि फोर्स लगाएं तो मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगाएंगे ताकि वो दोनों साथ साथ मूव करेगा। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही फार्मूला आते हैं जिसकी वैल्यू आती है म्यू एस स्मॉल एम और कैपिटल एम ना होकर म्यू एस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो उसको भी हम लास्ट में इसका डेरिवेशन करना सिखाएंगे आपको, वो भी फार्मूला आपको याद रखना होगा। सो अप टू 40 न्यूटन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो साथ होगा, एक होगा, और वो 40 न्यूटन का जो एक्सटर्नल फोर्स होगा टाइम के टर्म में देखा जाए तो 2t से हम यदि इसको इक्वेट कर दें तो t का वैल्यू क्या आएंगे 20 सेकेंड। यानी हम यदि 20 सेकेंड तक इसके एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ को लर्न करें, यह टाइम है, ये हो गया हमारा 5, 10, 15, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड तक जो हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएंगे, तो मैंने जैसा बताया आपको कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये वैल्यू था हमारा जो मैक्सिमम जो फोर्स निकाले थे वो वैल्यू था हमारा म्यू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। यानी इससे ये समझ में आया कि इससे ज़्यादा फोर्स लगाने पर क्या होगा, अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा एक इससे निकल गया टाइम का वैल्यू, दैट टाइम इज़ 20 सेकेंड। लेकिन हमें ग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्राफिकल इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेट में कि यदि हम 20 सेकेंड पर बात करें डायरेक्टली तो उस केस में अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40, और टोटल मास हमारा कितना है तो m प्लस एम 10 kg। यानी 20 सेकेंड पर दोनों की जो कॉमन एक्सेलरेशन होगी वो हमारा कितना आएगा, तो डैट विल बी द 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम बीच के टाइम में भी फोर्स लगा दें और दोनों साथ ही मूव करेगा। जैसे हम t बराबर 10 सेकेंड पुट कर दें तो 10 इंटू 2 यानी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन को यदि हम क्या करें टोटल मास से डिवाइड कर दें 10 kg से, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो ग्राफ होगी ये हमारा लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ होगा अप टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे, और देन आफ्टर फोर्स हम अप्लाई करना जारी रखेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होते हैं लिमिटिंग होते हैं। आफ्टर डैट क्या होगा, ये दोनों के बीच में जो कंटैक्ट हैं अब इसके बीच में रिलेटिव मोशन आना शुरू होगा। यानी अब जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कैपिटल एम में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि हम फोर्स राइटवर्ड लगा रहे हैं और इसमें फोर्स का वैल्यू बढ़ा दिए। अब इसके रिस्पेक्ट में ये तेज़ी से भागना शुरू करेगा, फ्रिक्शन इसको भी अपने साथ पुल करेगा, लेकिन अब वो स्टैटिक नहीं है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिट पार कर चुकी है। तो स्टिल मोशन के दौरान क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब तुम पूछोगे काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये राइटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब लोअर वाले ब्लॉक में पहले भी फ्रिक्शन राइटवर्ड था, अभी भी राइटवर्ड होंगे, अपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड होंगे। पर अब ये जो फ्रिक्शन होगा आफ्टर 20 सेकेंड वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू के टाइम्स
एम जी, एम का वैल्यू स्मॉल एम जी, ये वैल्यू आ जाएंगे 0.5, स्मॉल एम का वैल्यू 2, स्मॉल एम का वैल्यू 4 इंटू जी, यानी दिस इज 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लोअर वाले ब्लॉक में लगेंगे जिसका मास 6 केजी है। तो यदि उसका एक्सेलरेशन A2 ले लें 20 सेकंड के बाद, तो ये वैल्यू आ जाएंगे एफ के डिवाइड बाई कैपिटल एम, यानी 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 6, यानी दिस विल बी इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 20 सेकंड के ठीक बाद जो है इमीडिएटली आफ्टर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, ये वैल्यू 3.33 आ रहा है। यदि क्वेश्चंस में म्यू के और म्यू एस सेम दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अलग अलग रहते हैं, लेकिन म्यू के और म्यू एस का वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, तो इसकी ग्राफ यहीं से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा ये डिक्रीज करके ये वैल्यू हम फिर ऐसा दिखाएंगे, दिस इज़ फॉर A2, जब इसके बीच में हमारा क्या आएगा, रिलेटिव मोशन बिगिन होगा, और ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के हेल्प से आएंगे। दिस इज़ फॉर प्लैंक। अब ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक में अब फोर्स इक्वेशन क्या आएंगे, तो फोर्स लगेगा 2T अपर वाले ब्लॉक में, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 20 इक्वल टू उसकी मास 4 इंटू A1। अब जो T पुट करेंगे, ऑब्वियसली T का वैल्यू 20 से ज़्यादा पुट करेंगे। सपोज करो हम 24 सेकेंड पुट कर दें, तो 24 इंटू 2 48 है ना। तो ये जो हम इक्वेशंस देखेंगे, ये इक्वेशंस क्या आएगा, A1 इक्वल टू T/2 -5, यानी यहाँ पर जो पहले स्लोप था और प्रेजेंट जो स्लोप है, स्लोप से हम डिसाइड कर सकते हैं ये अब ग्राफ ऐसा जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे आएगा, क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन है हमारा ये वैल्यू आ रहा है ना। या हम यदि डाटा फीड करके भी चेक कर लें, ये 4 से हमने डिवाइड किया है, टी का वैल्यू मान लो हम यहाँ पर 24 पुट करते हैं, तो 24 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हो जाएंगे हमारा 12 माइनस 5 करेंगे तो 7, यानी इसकी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी। पहले जो स्लोप था हमारा ये 4/20 यानी 1/5 था। अब जो स्लोप हम पुट करेंगे, यदि हम इसको dA/dt लिखें, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या रहे हैं 1/2, यानी ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ के बाद ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से हमारा राइज होगा, इसकी ग्राफ ऐसा आएगी। तो ये हमारा ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। अब हम यहाँ पर थोड़ा टाइम लेंगे, जिसमें वो भी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हैं कि यदि हम यहाँ पे ये सोचें कि जो फोर्स हैं ऊपर के बजाय हम लोअर वाले ब्लॉक में लगा रहे हैं, तो हमारा सिचुएशंस किस वे में होगा, हम क्वेश्चंस को किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। यदि हम फोर्स लोअर वाले ब्लॉक में लगाते हैं तो सिचुएशंस सारे डाटा हम वही रखें, और इस बार हम जो फोर्स लगा रहे हैं टाइम वेरिंग फोर्स के बजाय मान लो हम ये पूछें कि मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगाएं जिसके हेल्प से ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। ये अपर वाले ब्लॉक और ये हमारा क्या है, प्लैंक हैं, जिसका मास कैपिटल एम है, ये वैल्यू स्मॉल एम है, फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया, क्या बताया मैंने कि जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा फेथफुली आगे बढ़ेगा, उसके मोशन में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो फोर्स उसी पर लगा रहे हैं, ठीक है। और इस बार जो ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा वो किसके हेल्प से मूव करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक फ्रिक्शन के हेल्प से मूव करेगा। इस अपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन किधर लगेगा, यदि हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं तो अपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ तो यह स्मूथ सरफेस है, ये जो फोर्स लगाएंगे इमीडिएटली आगे बढ़ना शुरू करेगा, इनर्शिया की वजह से रेस्ट होगा, तो ये अपने साथ इसको आगे ले जाना चाहेगा, तो ये फ्रिक्शन हमारा राइट साइड इधर लगेंगे, इसमें फ्रिक्शन लेफ्ट साइड इधर लगेगी। फिर हम एजम्पशंस क्या करेंगे, बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो इसके कॉमन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये सॉल्यूशन इसका भी होगा, इसको ये सॉल्यूशन कौन देगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन देगा। यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फिर हम इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो साथ मूव करने के लिए फ्रिक्शन को ही बढ़ना पड़ेगा, और फ्रिक्शन जैसा लिमिटिंग इन नेचर होते हैं, तो इसकी इस एक्सेलरेशन जहाँ पर ये दोनों साथ साथ मूव करेगा, ये वैल्यू हम इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू फ्रिक्शन के हेल्प से निकालेंगे, यानी एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा एम इंटू ए, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस टाइम्स एम जी इक्वल टू एम इंटू ए के जगह पर एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। द मैक्सिमम फोर्स दैट हैज़ बीन अप्लाइड सो दैट दे विल मूव टुगेदर, इसकी वैल्यू आएगा म्यू एस एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो बच्चे जब भी आप क्वेश्चंस वन ओवर द अनदर ब्लॉक का बनाते हैं
उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम फोर्स अपर में लगा रहे हैं या लोअर में लगा रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि यदि अपर में लगाएंगे तो इसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, म्यू एस एम प्लस कैपिटल एम और ये वैल्यू एम प्लस कैपिटल एम जी। और लोअर में लगाते हैं तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। हम अगले क्वेश्चंस जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे वो हमारा ये क्वेश्चंस हैं कि यदि हम मान लो इन्हीं दोनों ब्लॉक को ओवर द इंक्लाइन प्लेन रख दें, वन ओवर अनदर, ये हमारा प्लैंक है और ये हमारा ब्लॉक है, और नेक्स्ट हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर म्यू एस दिया हुआ है, म्यू के दिया हुआ है। तो मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगाएंगे ताकि ये दोनों साथ साथ मूव करें। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन हम दे दें और देन हम पूछें कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये दोनों साथ साथ मूव करें। इसका मतलब यहाँ की फ्रिक्शन हमें कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू हेयर, तभी ये कुछ देर तक दोनों साथ मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।